सीपीसी के तहत आप लोगों को धारा 2 बताई जा रहे थे, जिसमें कि आपका परिभाषा बची हैं 212, यानी कि धारा 212 में मीन प्रॉफिट का मतलब ये हुआ अंतःकालीन लाभ या इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती लाभ इंग्लिश में मीन प्रॉफिट कहा जाता है। मीन प्रॉफिट जब भी पढ़िए, इसके लिए आपका बता दिया जाए, कुछ पहले कोरिलेट किया जाए और तब आपका मीन प्रॉफिट के बारे में आपका बताया जाए। देखिए, सबसे पहले मीन प्रॉफिट होता क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, तब बेयर एक्ट पढ़ाया जाएगा, जूरिस्प्रूडेंशियल बेस पढ़ाया जाएगा कि मीन प्रॉफिट का जूरिस्प्रूडेंशियल या विधिशास्त्रीय आधार क्या है। एक उदाहरण से पहले समझिए, तब अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है और इसका ये मकान है, यानी कि एक व्यक्ति है, इसका ये मकान है। इस मकान में 2 कमरे बने हैं, रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2। बी एक व्यक्ति हैं जो के इस मकान पर अवैध रूप से, इनलीगल रूप से कब्जा कर लिया है, यानी कि बी ने के इस मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसी दशा में ए चाहता है कि मेरा मकान का कब्जा मुझे वापस मिल जाए, और तत्पश्चात आपका यहीं कुछ धाराएं देखनी है। सबसे पहले ये सारे को रिलेट कर लेना है। ये सारे की धारा 5 तथा 6 पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक सीपीसी की बात है, सीपीसी में जो सेक्शन आपको पढ़ने हैं वह 212 तो पढ़ना ही है मीन प्रॉफिट के बारे में। इसी के साथ धारा 16 पढ़ना है। फिर सीपीसी में ही धारा 2 पढ़ना है आपका डिक्री में, कि डिक्री अंशतः प्रारंभिक हो सकेगी और अंशतः अंतिम हो सकेगी, यानी कि डिक्री अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकेगी, ये आपका। और तत्पश्चात आदेश 20 पढ़ना है, यानी कि सीपीसी का ऑर्डर 20 की मीन प्रॉफिट के बारे में जो डिक्री दी जाएगी उसके बारे में। आइए इस उदाहरण को पहले देखा जाए और इसी में कुछ बातें आपकी देखी जाएं। चूँकि बी ने ए के मकान पर इनलीगल तरीके से कब्जा कर लिया है, अतः ए वाद दायर करेगा, यानी कि सूट फाइल करेगा। अब सूट फाइल करके क्या क्या मांग सकता है, तो धारा, चूँकि अचल संपत्ति है, मीन प्रॉफिट अचल संपत्ति से ही संबंधित रहती है, तो ए सूट फाइल करके बी के खिलाफ क्या क्या डिमांड कर सकता है। कब्जे की पुनः प्राप्ति या कब्जे की रिकवरी, यानी कि ये कह सकता है न्यायालय से कि इस मकान पर हमें पुनः कब्जा दिलवाया जाए, ये मांग सकता है। इसके बाद मांग सकता है कि हमें मीन प्रॉफिट या मध्यवर्ती
लाभ दिलवाया जाए, फिर मांग सकता है कि हमें कास्ट या खर्चा भी दिलवाया जाए इत्यादि। अब समस्या ये आया कि ए जब ये मांग कर रहा है तो किस स्थान के न्यायालय में ए द्वारा वाद दायर किया जाएगा, इसका उल्लेख सीपीसी के सेक्शन 16 में किया गया है। धारा 16 के क्लाज ए में इसका उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मीन प्रॉफिट या मध्यवर्ती लाभ, अंतःकालीन लाभ की परिभाषा सीपीसी की धारा 212 में की दी गई है। तीसरा पॉइंट, ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा तो सीपीसी की धारा 9 के तहत सूट ऑफ सिविल नेचर का प्रावधान है। धारा 5 और 6 पिछली बार एसआरए की बिहार में भी पूछा गया था। 5 से विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति, अगर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके कब्जे की पुनः प्राप्ति करनी है तो धारा 5। धारा 5 के तहत बेकब्जा किए जाने के 12 वर्ष के अंदर मुकदमा दायर किया जा सकता है, टाइटिल के आधार पर, स्वत्व के आधार पर या हक के आधार पर, याद रखिए। जबकि धारा 6 में कब्जे की पुनः मांग की जाती है, कब्जे के वापसी की ये कब्जे के आधार पर की जाती है, पजेशन के आधार पर पुनः प्राप्ति की मांग की जाती है। अब ये आया अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री भी इसी में समझना है, तब आपका मीन प्रॉफिट शुरू किया जाएगा। अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री कैसे इसमें पारित की जाएगी ये देखिए। आपका जहाँ तक अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री की बात है तो डिक्री एक ही होती है, याद रखिए। फिर कई लोग पूछ रहे थे इसको, डिक्री एक ही होती है। एक ही डिक्री के माध्यम से कुछ विवादों का, कुछ डिस्प्यूट का पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया जाता है, जबकि कुछ विवादों का आंशिक रूप से, यानी कि कुछ विवाद पूर्ण रूप से निपटा दिए जाते हैं और कुछ विवाद आंशिक। सबसे महत्वपूर्ण मीन प्रॉफिट का उदाहरण है, ए ने अपने मकान के कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु बी पर मुकदमा किया, न्यायालय ने डिक्री पारित की। देखिए डिक्री में क्या कहा जा रहा है। डिक्री ये दी गई कि ए कब्जे का हकदार हैं और बी ए को कब्जा वापस करे, तो ये आपका ये भी डिक्री हो गई, यानी कि कब्जे का जो प्रश्न था वह पूर्ण रूप से इस डिक्री में निपटा दिया गया है। अब ए मीन प्रॉफिट पाएगा तो मीन प्रॉफिट कितना होगा, तो न्यायालय ने केवल ये डिक्री पारित की कि ए मध्यवर्ती लाभ का भी हकदार है, लेकिन मध्यवर्ती लाभ कितना पाएगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। यानी कि मध्यवर्ती लाभ तो पाएगा लेकिन कितना पाएगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। तो बाद में डिसाइड करेंगे यानी कि इस विवाद का निपटारा पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका है। ऐसी दशा में चूँकि कब्जा के लिए कब्जे की डिक्री अंशतः अंतिम होगी और मीन प्रॉफिट के लिए जो डिक्री है ये अंशतः प्रारंभिक होगी, लेकिन डिक्री एक ही है। आइए इसके बाद मीन प्रॉफिट का आपका बेयर एक्ट देखा जाए। बेयर एक्ट क्या बताता है
और तब आपका एक एक करके बेयर एक्ट से देखकर और तब जुरिस्प्रूडेंशियल बेस देखा जाए और तब अन्य बातें देखी जाए। देखिए बेयर एक्ट को तोड़ने की कला देखिए, एक एक करके 212 को मैं तोड़ रहा हूँ। क्या क्या लिखी गई हैं बातें, आप भी घर पर भी ऐसे पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए बेयर एक्ट की भाषा, संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन प्रॉफिट होता है वह अचल संपत्ति से संबंधित होता है। पहली बात, अचल संपत्ति के लाभ से संबंधित होता है और लाभ में ब्याज भी शामिल है। यानी कि इसका मतलब लाभ और उसमें ब्याज भी जोड़ दीजिए, ब्याज भी आपका लाभ में शामिल है। देखिए ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, यानी कि अचल संपत्ति पर रॉन्गफुल पोजेशन यानी कि सदोष कब्जा, गलत तरीके से कब्जा, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, अगला देखिए शब्द, उससे वस्तुतः प्राप्त हुआ हो, उससे एक्चुअल रूप में या उससे वस्तुतः प्राप्त हुआ हो, उससे वस्तुतः प्राप्त हुआ हो, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से यानी कि साधारण मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। यानी कि सदोष कब्जाधारी जिस लाभ को प्राप्त किया है या साधारण अगर सावधानी बरतता तो वह प्राप्त कर सकता था, किंतु अब ये मीन प्रॉफिट है। अब ये समस्या आई कि मीन प्रॉफिट में कौन सी अभिवृद्धि शामिल नहीं है, तो अंतिम शब्द बता रहा है किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण, यानी कि जो अभिवृद्धियों के कारण सदोष कब्जेधारी ने जो लाभ प्राप्त किया है वह लाभ मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं है। यानी कि इम्प्रूवमेंट के कारण, आपका अभिवृद्धियों के कारण जो लाभ आपका प्राप्त किया गया है वह मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं है। इस प्रकार आपका बेयर एक्ट की भाषा को तोड़ा गया, इसी को समझना है, उदाहरण द्वारा भी चलते रहना है और इसको आपका केस सहित भी चलते रहना है। देखिए जहाँ तक बेयर एक्ट की बात है, पहले उदाहरण देखा जाए, उदाहरण बना लिया जाए, तब इसको समझाते रहा जाए। मान लीजिए ए का यह मकान है, यह मकान एक मंजिला है, यह मकान एक मंजिला है और इसमें 2 कमरे हैं, 2 कमरे हैं। बी ने इस मकान पर कह सकते हैं कि अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ए कब्जे की पुनः प्राप्ति या पोजेशन की रिकवरी के लिए न्यायालय में ए द्वारा वाद लाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए मीन प्रॉफिट किससे संबंधित रहता है? अचल संपत्ति से, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या
अस्थावर संपत्ति। अर्थात पहला क्वेश्चन मीन प्रॉफिट संबंधित रहता है, चल नहीं बल्कि अचल संपत्ति से आपका रहता है। अब अचल संपत्ति पर किसी ने सदोष कब्जा किया हो। सदोष कब्जा का मतलब ये हुआ कि रॉन्गफुल पोजेशन यानी कि विधि विरुद्ध कब्जा किया हो। तो इस उदाहरण में विधि विरुद्ध कब्जा किसने किया है? बी ने। अब ये समस्या है कि ए इस मकान से क्या पाता या क्या पा सकता था, इससे मतलब नहीं है। जो सदोष कब्जाधारी है यानी कि जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से उस मकान पर कब्जा किया है, वह व्यक्ति उस मकान से वस्तुतः क्या प्राप्त किया है? वस्तुतः क्या प्राप्त किया है यानी कि इस मकान को मान लीजिए 2 कमरे थे, दोनों कमरों को किराए पर उठाया और भी प्रति महीना उससे 2000 रुपया किराया पाता था। तो सदोष कब्जेधारी ने इस अचल संपत्ति से कौन लाभ वस्तुतः प्राप्त किया, एक्चुअल में कितना प्राप्त किया? तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि 2000। तो ये जो 2000 रुपया है ये मीन प्रॉफिट माना जाएगा, मध्यवर्ती लाभ माना जाएगा। और इस 2000 रुपया में चूँकि इंटरेस्ट या ब्याज भी शामिल है, तो ब्याज भी मीन प्रॉफिट के साथ बी द्वारा ए को वापस किया जाएगा। दूसरा ये है कि सदोष कब्जाधारी यदि मामूली तत्परता बरतता यानी कि मामूली सावधानी बरतता, तो उससे क्या लाभ प्राप्त कर सकता था? संभावना, क्या लाभ प्राप्त कर सकता था? अब इसी में देखिए, मान लीजिए कि उस इलाके में एक रूम 2000 किराए पर उठता है और बी ने एक रूम को आपका 1000 में ही किराए पर उठाया, जबकि एक रूम 2000 में उस एरिया में किराए पर उठता है। ऐसी दशा में बी को वास्तव में किराया प्राप्त हुआ 2000, लेकिन अगर ए यह दिखा दे कि हजूर बी अगर मामूली तत्परता बरतता तो इस मकान से पर मंथ 4000 रुपया 4000 रुपया किराया आता, इसने मामूली तत्परता नहीं बरती तो भले ही यह 2000 रुपया ही किराया पाया है, फिर भी हमें मीन प्रॉफिट मध्यवर्ती लाभ पर महीने के हिसाब से 4000 दिलवाया जाए और इस पर ब्याज की रकम भी दिलवाई जाए। ये ए मांग कर सकता है कि हजूर बी अगर मामूली तत्परता बरतता तो कितना पा सकता था? 4000 रुपया। आइए, आपका इसमें लाभ का मतलब आपका शुद्ध लाभ हुआ। शुद्ध लाभ का मतलब ये हुआ कि खर्चा काट के लाभ, जैसे किराया है तो 10% किराया वसूलने के लिए काट लिया जाता है खर्चा। जैसे कि अगर ज़मीन है तो जो आपका खेत जोतने में लगा है, खाद में लगा है, बीज में लगा है, आपका फसल कटाई मड़ाई में जो खर्चा लगा है, वह खर्चा निकालने के बाद जो खर्चा बचता है उसी को शुद्ध लाभ या प्योर बेनिफिट कहा जाता है। यानी कि जो भी लाभ दिलवाया जाएगा वह खर्चा के काटने के बाद ही दिलवाया जाएगा और इस लाभ में ब्याज भी दिलवाया जाएगा। समस्या ये आई कि ब्याज कितना %, तो सामान्यतः 6%
वार्षिक ब्याज दिलवाया जाता है। अब ये आया कि जो अभिवृद्धियां हुई हैं, हाँ, मामूली तत्परता पर एक केस है, उस केस को भी आपको देखना है। यानी कि जो मामूली तत्परता पर बताया जाएगा उसमें आपका एक केस भी है और उस केस को भी समझना है। केस पूछा जा सकता है, अगर मामूली तत्परता बरतता तो क्या पा सकता था। तो आइए केस देखा जाए। केस है हरिकुप्सन ग्रे वर्सेज भागू मियाँ। हरिकुप्सन ग्रे वर्सेज भागू मियाँ। हरिकुप्सन ग्रे वर्सेज भागू मियाँ का केस है 1930 का है, प्रीवी काउंसिल का। 1930 का है, प्रीवी काउंसिल का, पीसी का है। इसको देखिए। इस केस में अवैध कब्जेधारी ने नील जमीन पर बोया था, नील, जबकि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी यानी कि ये की, उसने साबित किया कि हजूर अगर अवैध कब्जाधारी मामूली तत्परता बरतता तो नील की जगह इस जमीन पर वह गेहूं बो सकता था। अतः मीन प्रॉफिट में हमें जो गेहूं से लाभ होता बोने से वो दिलवाया जाए, न कि नील से। तो जो गेहूं बोया जा सकता था, बीने बोया नहीं, बो सकता था, तो जो गेहूं से बोने पर लाभ होता उसे इस केस में दिलवाया गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में ये है कि जो सदोष कब्जाधारी जो अभिवृद्धियों के कारण लाभ पाया है वह लाभ मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं है। अर्थात जो अभिवृद्धियों के कारण लाभ पाया है आपका सदोष कब्जेधारी में, उसने वह लाभ मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं है। आइए अभिवृद्धि करा दिया जाए। देखिए, अभिवृद्धि मतलब कुछ सुधार किया हो तो सुधार कुछ कराइए। मान लीजिए बी ने मकान पर कब्जा किया था अवैध रूप से। उस समय 2 कमरे थे मकान में और बी कब्जे करने के बाद 4 और कमरे बना देता है। तो ये जो 4 कमरे वह बनाया है वह मकान में अभिवृद्धि किया है और इस 4 कमरे से जो किराया आ रहा है वह मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं है। यानी कि वह मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं माना जाएगा। अब समस्या ये आई लास्ट में कि अंतःकालीन लाभ जो है इसका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है या विधिशास्त्रीय आधार क्या है। देखिए, मेंस में लिखते समय आपको सलाह दी जाती है कि अगर किसी क्वेश्चन में जूरिस्प्रूडेंशियल बेस या विधिशास्त्रीय आधार है तो ऐसी दशा में उस आधार को भी आपको हर हाल में मेंस के लिए लिखना है। तो जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, यानी कि ये नियम क्यों बनाया गया, किस आधार पर बनाया गया। तो इसका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस 3 है। पहला है, सदोष कब्जाधारी अपने सदोष कार्य से लाभ अर्जित नहीं कर सकता। यानी कि सदोष कब्जाधारी अपने गलत कार्य के कारण लाभ अर्जित नहीं कर सकता है।
दूसरा आपका जो इसमें जुरिस्प्रूडेंशियल बेस है वह ये है कि वास्तविक स्वामी को सदोषपूर्ण कब्जे के से पूर्व की स्थिति में स्थापित किया जाए, यानी कि वास्तविक स्वामी को सदोषपूर्ण कब्जे से पूर्व की स्थिति में स्थापित किया जाए। और तीसरा आपका है वास्तविक स्वामी का अचल संपत्ति पर कब्जा होता है तो संपत्ति का उपयोग वह किस प्रकार करता, इसको भी ध्यान में रखा जाए। यानी कि 3 जुरिस्प्रूडेंशियल बेस हैं, याद रखिएगा। आपका कह सकते हैं कि लाभ और लाभ में ब्याज भी है, ब्याज की रकम भी पूछी जाती है। इस प्रकार आपकी परिभाषाएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।